प्रगतिशील राजस्थान के मुद्दों पर मुझे लगता है आपके मन में जो भी सवाल है उनका जवाब हम यहाँ जो तमाम गणमान्य अतिथि हैं उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बीच राव राजेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका सांसद के तौर पर। चूंकि सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, एक उपलब्धि आपके नाम पर है कि 99% या उपस्थिति संसद में आपकी, इसका धरातल पर कितना असर देख रहे हैं या जनता को कितना फायदा पहुंच रहा है? खासतौर पर आपके इलाके में औद्योगिक बहुत सारे क्षेत्र हैं, कोटपुतली है, इन सब इलाकों में रोजगार और उद्योग के नजरिए से क्या उपलब्धि आप देखते हैं प्रगतिशील राजस्थान के सफर में? आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। पहले तो अटेंडेंस की बात कर लें कि भाई 99% अटेंडेंस इसलिए कि दैट्स अ बिगर यूनिवर्सिटी वेयर यू गेट टू नो, यू गेट टू कलेक्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। पार्लियामेंट में अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के, अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांत के लोग बाग जब जनप्रतिनिधि के रूप में वहाँ आकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो एक ऐसी पाठशाला है कि वहाँ से आपको बहुत कुछ सुनने को, सीखने को, समझने को मिलता है। So if I am physically there, I am learning every day, every moment, every second that I spend in that house. And my people have sent me there to learn, to operate and to start delivering. That's the reason behind it. When you talk about development, I don't know what is the basic definition of development. A development devoid of human self-respect is no development. A development in absence of human dignity is not. A development where your self-respect is at stake is no development. The collective development of the human mankind, including the society, the country, for the betterment of the country that you belong to, and the society that you are a part of. And the onus of responsibility is on the individual and the elected representative, not only to take care of the country and its human component, but to all other components which may not have the character of expressing environment, vanaspati, ecology. They have all been made to be a part of the human responsibility. That's the reason कि जीव में सबसे उत्कृष्ट जीव मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में वो सारी व्यवस्था है कि सृष्टि को संवार के, सजोकर और उसको पारितोषिक के रूप में इस्तेमाल कर वापस अपने विवेक से उसको संभाल ले। ये डेवलपमेंट का मूल अवधारणा है, मूल चरित्र है। आप कह रहे हैं कि उस अवधारणा के तहत आपके क्षेत्र में काम धरातल पर हो रहा है। मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर। व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मेकिंग कंट्री एनर्जी सफिशिएंट, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। इन दोनों के मैंने तो बहुत 1-2 छोटे आपको एग्जाम्पल दिए हैं। मैं सर्टिफाइड इमिशन रिड्यूसर्स की बात करूंगा, या बाद में आपके कार्बन क्रेडिट्स की बात करूंगा, या कार्बन न्यूट्रल प्रोग्राम्स की बात करूंगा, या नेचुरल फार्मिंग की बात करूंगा, तो ये सारी उसको कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये सारी इस बात को दिखाती हैं कि द प्रेजेंट डे गवर्नेंस इन द लीडरशिप ऑफ आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, वी आर नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट, वी आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन। हम अगले चुनाव कैसे जीता जाए, हमारे लिए वो प्राथमिकता नहीं है। चुनाव जीतना हमारी प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार की सृष्टि की व्यवस्था का चरित्र दे के जाएं, ये हमारा दायित्व है। एज अ पॉलिटिशियन आई हैव टू बी वेरी सिंसियर टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर कंट्री एंड इट्स नेचुरल कंपोनेंट, द नेचर बाय इटसेल्फ। आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन सर आपके क्षेत्र में मुझे लगता है कि जो प्रदूषण का स्तर है वो ज़्यादा है, औद्योगिक हब है, इसके बावजूद आप ये सिर्फ हवाला देकर कि औद्योगिक हब है, ऐसा नहीं। क्या उस दिशा में आप ग्रीन एनर्जी को लेकर बात तो करते हैं,
लेकिन आपके अपने क्षेत्र में क्या उस पर काम हुआ है? Something that has been left wanting for a period of 5 to 6 decades. If you want that it can be improved overnight, there is no chemical composition available that can resolve this issue. आपने इस पर्यावरण से इतनी छेड़छाड़ करी है कि बरसात को तरसने के लिए आपके पास में मापदंड नहीं है। सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि बरसात हो जाए। ये पहाड़ एक दिन में पेड़ विहीन नहीं हुए हैं। निरंतर इस पर्यावरण के साथ में जब खिलवाड़ हुआ तो हालत ये हो गई कि अब मनुष्य को वापस पर्यावरण के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है उसको निभाने के लिए उसका स्वयं का नैतिक चरित्र जागृत हुआ है। जी सर, मैं आपके अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसलिए मैं ये बात करूं कि मेरा, आप अगर क्षेत्र देखेंगे तो नावा के सीमा से चालू होगा और अलवर के बानसूर की सीमा तक के अंदर तक चला जाएगा। पर्यावरणीय दृष्टि से लीज्ड माइनिंग की एक्टिविटीज हैं, बट एनी एक्टिविटी जिसमें माइनिंग एक्टिविटी है, एक राइडर साथ चलता है उसके कि अगर आपके इस एक्टिविटी से जितनी भी क्षति अगर वहां ग्रीन बेल्ट को हुई है, पर्यावरण को हुई है, तो आपको इन तरीके से उस सारी चीज की क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। It's a very clear law. It is a law which is there in place, and I have not created that. I am not the innovator of it. People, my forefathers, our earlier leaderships have also done it. If you see the pollution that is more or less prevailing in that part of the geographical region, compare it with the extensive minings which are taking place in other parts of the country, I am still at a relatively softer and a better state. But I will not say that I am happy about it. A lot needs to be done about it, but we need to be very strict and vigilant that if we are trying to create, if we are earning revenue for the state and for the country, we need to be responsible towards the nature, and we need to provide those plants which reduce pollution or which are essential before we start operating. लेकिन सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का ढांचा भी एक ऐसा करके हम प्रदूषण फैलाने से रोक सकते हैं। गाड़ियों को अगर आप ई बस सेवा, क्या ये ढांचा काम कर रहा है आपके क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में? When it comes to e-mobility, now you can't have an e-mobility unless you provide them with e-service spots. It is a beginning, but आप देखेंगे, मेरे ख्याल से you may be noticing कि धीरे धीरे e-scooters, 2-wheelers and 3-wheelers have started operating in small towns. The third tier nagarpalikas, small little townships, ये रिक्शा का ट्रांसपोर्ट होता है, पोल्यूशन कम हो रहा है। अब लोग बाग धीरे धीरे गाँवों के अंदर ई स्कूटर्स की भी स्थिति ये है कि कंपैरेटिवली दी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। 4-व्हीलर्स में अभी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए कि इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एट द सेम टाइम द रेंज ऑफ प्रॉब्ली द रेंज अवेलेबल इन द मोटर्स इज अ क्वेश्चनेबल थिंग। दैट्स अ टेक्निकल थिंग, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस दैट। बट अगर ये चीज़ तरीके से आ जाती है, हम भी इस बात को प्रोत्साहित करते हैं। आज की तारीख में अंदर जहाँ भी कोई कोशिश की जाती है कि अगर हमको कोई चीज़ कंट्रीब्यूट भी करनी, तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण का ध्यान रखकर ही उस कंट्रीब्यूशन को अपनी तरफ से जो भी कहते हैं कि उसको स्टैट्यूटरी लेवल पर एक्सेप्ट कराते हैं। नहीं राव साहब, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या कदम उठाए? See, I believe if my figure may be wrong because what the state government of Rajasthan is doing, but I've been told that the major cities of the Rajasthan, including Jaipur and others, you will have e-buses. They've already been bought. They've started flying. I'm sure gradually when the ranges of these buses will increase, you will have to have energy depots from where they can recharge themselves. तो जो इनके depots हैं या जो इनके आगार हैं जिनको ये कहते हैं, उन आगार में जब तक आप उसको अपडेट कर नहीं करोगे, फर्स्ट शायद स्टेप जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लिया है, मेजर सिटीज़ का लिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था या पॉल्यूशन लेवल बहुत हायर लेवल पे था। सेकेंडरी लेवल पर जब वो आएंगे तो शायद ग्राम पंचायत तक आ जाएंगे। मेरा ये पूरा विश्वास है कि जब फर्स्ट स्टेप ऐसा है तो उसका लॉजिकल एंड वहाँ जाकर होगा। आई एम श्योर, आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट एंड आई प्रोबेबली फील दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट।
चलिए, विकास की बात की आपने, डेवलपमेंट के अवधारणा को बताया, लेकिन डेवलपमेंट की अवधारणा में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़रूरी है। आपके क्षेत्र में बहरोड, कोटपुतली जैसे औद्योगिक हब हैं, वहाँ लेकिन सड़कों की हालत ठीक नहीं है। ये आरोप लग रहे हैं कि भाई सड़कें वहाँ पर अभी भी खराब हैं, खासतौर पर औद्योगिक हब में। See, basically, infrastructure comprises of roads, facilities and amenities which are essential for the human being, the industry there, and pollutionless. अब मुझे आप ये बताइए सर, 2010 से नेशनल हाईवे 8 जो अब नेशनल हाईवे 48 है, निर्माणाधीन है। दिल्ली से जयपुर का डिस्टेंस 264 किलोमीटर है। 2009 में उसका 6 लेनिंग चालू हुआ था। आज क्या हो गया? 2026 हो गया। अभी भी 6 महीने से 1 साल और लगेगा इसको कंप्लीट करने में। हमसे 8 साल बाद में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे चालू हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई। वो 1200 किलोमीटर बन के तैयार हो गया। ये 2009 का एग्रीमेंट एमओयू ऐसा हुआ है कि वो 1200 तैयार होकर वर्केबल है उस, और आराम से 12 घंटे में आप मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां पहले 2 दिन लगते थे। लेकिन आज भी मुझे जयपुर से दिल्ली पहुंचने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। मूल इसके अंदर जो प्रोविजंस थे, जो उस वक्त एमओयू साइन किया था, उस वक्त की जो गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से किया था, अल्टीमेटली द नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैड टू टेक द होल थिंग अंडर देयर कंट्रोल, एंड ओनली आफ्टर 2015-16 they were rectified because lot of judicial intervention was there. उसका अपना एक समय होता है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। lot of judicial intervention there, but fortunately with proper due attention of Adharya Nitin Gadkari ji, with proper inputs from the government of India, we have been able to resolve it, and in next 6 months all major issues have been resolved. A few we are keeping to ourselves, so that once we finish the infrastructural activities at that, we will take up those 2-3, because there are highly density areas where we can't put the entire traffic onto the steel planes. We have already developed it. आपका पनिहाला का जो हमने जंक्शन तैयार किया है सर, ऐसा जंक्शन तैयार किया है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप वहां से क्रॉस कर जाएंगे. You don't have to come. Now they have all been created in the last 8 to 10 years. They were never there. एक्सप्रेस हाईवे की कनेक्टिविटी हमने 3 तरह से दे दी. चौथा हम लोग डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम दौसा टू मनोहरपुर, अगेन अ 4 लेन, so that anyone who is coming from that end and want to cross into Khatu Shyamji or the Shekhawati area doesn't have to circuit Jaipur and come into Jaipur and do it. They will have this facility. But infrastructure takes time. Infrastructure cannot happen in overnight. It will take its time. Land acquisition is a very big problem. We need to see that it is done properly. The farmer or the owners get compensated properly. All that thing takes place. And I am sure you will find a different landscape and infrastructure once we end the present period of the central government. लेकिन सर एक उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जयपुर से कोटपुतली तक का जो रोड है उसमें एक अंडरपास बहुत दिनों से लंबित है, अभी भी गाड़ियाँ रिंग कर चलती है वहाँ पर, 1.5 से 2 घंटा का वक्त ज़ाया होता है. That's right in front of my house only. जयपुर से कोटपुतली? हाँ, जयपुर से कोटपुतली शाहपुरा में मेरे घर के बिल्कुल सामने है. 2009 से वो खड़ा है यूं का यूं. ट्रैफिक इशू अभी इसको 31 जुलाई को हम कंप्लीट कर देंगे. इसी 31 जुलाई को कंप्लीट कर देंगे. अच्छा, ये अच्छी खबर. We are taking one thing at a time because we can't put the entire traffic. आज की तारीख में जयपुर से दिल्ली मोस्ट हाईली डेंसिटी का ट्रैफिक उस पर मूव करता है पूरे इंडिया के अंदर का. सबसे ज्यादा डेंसिटी किसी हाईवे पे है तो इससे. रेलवे लाइन को लेकर भी आपने बहुत काम करवाए हैं सर आपके क्षेत्र में. आपने इसमें होमवर्क किया क्या कि रेलवे लाइन का इंसेप्शन कब हुआ था? नहीं, मैं आपने जो काम करवाया है रेलवे लाइन, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है. 2 बहुत बड़े इश्यूज आए थे, बहुत बड़ी स्कीम्स आई थी, प्रोजेक्ट्स आया था, जिसमें राजस्थान सबसे मेजर कंपोनेंट था. 40% ऑफ द एरिया वाज इन राजस्थान. दिस वाज द DMIDC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल, एंड द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर.
दोनों के इंसेप्शन के टाइम में state government was in the hands of the BJP. Unfortunately, we had lost our mandate in the central government. 5 early bird projects were more or less identified for Rajasthan, which included a 150-kilometer rapid rail line starting from Rewari, coming down to Kotputli via Neemrana, Manorpur, Shahpura, and converging in Jaipur. Other one was the logistic aviation hub, which is still wanting, which was identified for the purpose of putting logistics of aviation in Rajasthan. I'm only giving you that. Gas pipeline was an incept. The first phase of Adharaniya Vasundhara ji Sarkar mein 5 early bird projects the. Just because we didn't have the backing of the government of India, by the time these projects could come on the table, I have every minute meeting of the minutes of those meetings that took place. Unfortunately, they were sacked in 2008 and 9. Immediately after we lost our mandate in the state. Fortunately, I had the file. I picked up that file, I put it before the Railway Ministry and the Chief Minister of Rajasthan, Adharaniya Bhajan Lal ji. They were both good enough to go into it and they have asked for a final DPR, in case the feasibility DPR it's known as. I hope if this is done, then the entire industrial hub that is come in Bhiwadi, Neemrana, Kotputli, Behrod, no person will have to leave their home and go and take a settlement there in order to get a job in those industries. He can compute between his village to that and come back home. The way South Mumbai works with people moving into Mumbai, going back to their places. This is what the infrastructure was. We are working on to it with God's blessing and with the leadership's proper attitude. I'm sure it will see the light of the day. I'm only working, I can only make efforts. The result, of course, is in the hands of करीब those. 181 किलोमीटर 181 किलोमीटर आपने 181, what they say, it may even be longer. And in case if they want to take it further ahead into certain, I mean, it's too early to actually say because it is yet to come on the drawing table. Once it starts coming on the drawing table, I'll be ये able कब to तक मान I लिया was जाए? given to understand that probably this month alone, the company which has actually been given the task, because this is again a transparent way of inviting people to do this thing, and then one of them is selected. I think so they'll be giving an order to the company in a day or two. सड़क के लिए भी आपने कुछ स्वीकृत करवाया है आपने सड़क के लिए भी करीब 1000 करोड़ के लिए Central Infrastructure Road Fund and Development Fund is available. It's how you put it across. I mean, like if I say it is about 1000 crore, it is peanuts. We get number of such things. Like I mean, of course, it is not my subject today, but there is a 1,50,000 crores of untied infrastructure fund earmarked for the states of India. Any state that picks up 5 projects will get this fund free of interest as grant. The government of India is dedicated to that extent to actually keep its federal states well in pace with the central development. It's how you do it, it's how you look at it. I'm sure a lot of money or funding will come from this state infrastructure fund. उसका एक्सेल है मैं भूल रहा हूँ उसका है जो पिछले बजट से चालू हुआ था और इस बजट में भी वैसा का वैसा है 1.5 लाख करोड़ का वो फंड है जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ले सकती है लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे 5 वो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें. Government of India is dedicated. Now that is what is called as the federal cooperative responsibility. And I'm sure the central character is more or less living by its proper defined definition of and character. आप कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार का फायदा हो रहा है. सामान्य रूप में हाँ चलिए बुनियादी ढांचे की हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की. सर राजस्थान में जल संकट एक समस्या है पेयजल आपूर्ति खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में. जयपुर ग्रामीण से आप सांसद हैं. आपके क्षेत्र में भी कुछ इलाके हैं जहां पर पेयजल आपूर्ति को लेकर समस्या है. उस दिशा में आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? See, when you talk about drinkable water, there are areas which are comfortable
and there are areas which are still suffering. But when you talk about water as a resource for agro activity, there is no area which is self-sufficient, except for, fortunately, the ones who are along the Chambal and the Ganga Nehar, which is also a creation of its own. आज आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि what is your food security, per capita food security of this country. Has anyone ever gone into the depth of finding out when we gained independence, and first census was there, what was the per capita food security and what is the per capita food security here? Which agriculture produces comes through groundwater irrigation and which agriculture produce comes only from surface water? And how much quantum of this land is totally dependent upon the monsoon? So when you talk about it, the JJM scheme was basically, now I'll tell you, the constitution provides explicit issues and subjects on which the state works and on which the central. Water was always a state subject. Agriculture was always a state subject. Road was always a state subject, or devoid apart from national highways. Your personal housing was always a state subject. Your sanitation was always. We have given right. It started from roads. It started from Atal Bihari Vajpayee, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. We come down to the Pradhan Mantri Awas Yojana. We come down to your Swachh Bharat Yojana. We have come down to Jal Jeevan Mission. Now the government of India can only give you the money and the resource to do it. It is the human component of the federal states and the chapter to honestly do it. Just tell me one thing, if this would have been done honestly in 2019, you and me would have not been discussing this today. मेरा सवाल था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जल जीवन मिशन का जिक्र किया। जल जीवन मिशन के तहत आपके क्षेत्र में कितने गांव ऐसे हैं जहां पर अब सब कुछ ठीक है? मैं ये कहूंगा कि मैं आज की तारीख के अंदर इस बात के लिए बिल्कुल बहुत ऑनेस्टली आपको कहता हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इवन वन सिंगल स्कीम, बिकॉज एवरी स्कीम हैज गॉट सम और द अदर। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें से 3/4 क्षेत्र वो है कि जो एक इशू उस वक्त राजस्थान की सरकार, निर्वर्तमान राजस्थान की सरकार में हुआ था, इट इज बिकम सब जुडिस. So when it became sub judice, it is still in the courts. So a lot of these projects are standing idle, wanting some sort of directions from judicial benches. The government of Rajasthan is doing their level best to actually go about it. I was promised in the last district meeting at Kotputli, which just happened 3 days back, that the July hearing probably they are requesting the judiciary to at least free those infrastructure projects which are more or less in a position to be put to service. So that at least, it is basically, our problem is our groundwater at places available है लेकिन वो drinkable नहीं है. तो राजस्थान के पास में पानी लाने के लिए हमारे पास में यही था कि हम कोई ना कोई चीज से पानी तो लेके आए. ये अभी 3 चीज़ों का जिक्र चाहे मदन जी ने किया हो चाहे अरुण जी ने किया हो सर, ये रातों रात तो आएगा नहीं, समय तो लगेगा. अब मेरा एक सेक्टर है फुलेरा से लगाकर सर रैनवाल के एंड तक, जो बीसलपुर के पाइपलाइन से जेजेएम का है. अब पाइपलाइन आती है तो किसी काश्तकार का खेत आ रहा है, 1-1 इंच की ज़मीन देने के लिए उनको, ये नहीं कि उनका कंपनसेशन आप उनको दे दो तो आप होगा, उसका अपना एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है, उसका एक उस लैंड से अटैचमेंट भी है. वो जब पाइपलाइन निकल के आती है तो उसके पैराफ्री पर आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो उसको समझाना भी पड़ता है. कानून का डंडा ही एक बात नहीं है. दूसरी बात है कि पैरेलल लाइन आ रही है, जो पुरानी बीसलपुर की लाइन है वो प्रेशर नहीं ले पाती, नई लाइन आ रही है, तो समझाइश भी अपनी जगह है. सिविल चैप्टर्स जो हमारे सोसाइटी के वो भी उसमें कोशिश करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी कोशिश करते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि 2028 हमारी डेडलाइन है, 2028 भारत सरकार की भी डेडलाइन है. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग दिशा की हो चाहे अदरवाइज हो, ऐसी नहीं जाती जब पानी पर ही ज्यादा चर्चा होती है. एंड आई एम श्योर, आई कैन नॉट से आई हैव मूव्ड माउंटेन्स, बट येस आई एम ट्राइंग टू bring down that trickle of water, which fortunately, if God blessingly and with the efforts of the government of India and government of Rajasthan, will become a proper source of civic amenity to the general public
and also to the agricultural ईआरसीपी farmers. का असर कब तक दिख जाएगा? By क्योंकि कई- 2028, I personally am very sure we'll come right up to Ramgarh. Right up to Ramgarh. From Ramgarh onwards, because we'll again have to lift it up. But Ramgarh and Jaisamand, I think so it's known as Jaisamand, अलवर का जो है, ये फेस पूरा 28 के पहले 28 तक कंप्लीट हो जाएगा. तो इसके बाद के अंदर फिर ये सारी आशाएं बढ़ जाती हैं कि फिर कालख में पानी डालना है, बुचारा में पानी डालना है, या छितोली में पानी डालना है, या जवानपुरा धाबाई में पानी डालना है, क्योंकि इससे फिर जो लो लाइंग एरियाज होते हैं उनकी धीरे 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 ग्राउंड वाटर की जो उनकी अपनी वेन्स होती हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं. उधर से अब क्योंकि यमुना का समझे, जब ईआरसीपी की बात हो रही थी तो यमुना का समझौता उस वक्त हुआ नहीं था. और मेरे को ये बात बहुत स्पष्ट कर देनी चाहिए, 3 नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं पानी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल प्रोजेक्ट्स में ले रखे हैं. फर्स्ट इज ईआरसीपी, सेकंड इज यमुना, थर्ड वन इज द साबरमती, नर्मदा साबरमती for that part of Rajasthan. If all 3 will be totally 90% financed by the government of India, and once this thing fund availability is already ensured, it is just a matter of time and how we deal with the human component of those areas and how they evolve themselves on this thing. The expedition of this work, how to expedite this thing, will definitely be not only the responsibility of the government, but also of the society, how you resolve your local issues, because it has to come through the land of the area. ठीक है, राजनीति पर आते हैं. कुछ सवाल चूंकि राजस्थान में इन दोनों तैर रहे हैं. नहीं सर, चूंकि आपके लिए भी आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, सांसद का स्टूडेंट हुआ मुझसे. नहीं ठीक है सर, पॉलिटिक्स में तो हैं, तो पॉलिटिक्स मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इफ यू कॉल इट, बिकॉज पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नहीं करता. नहीं ठीक है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा, चलिए राजनीति में पार्टी की से जुड़े सवाल, सरकार और संगठन की भी सब कुछ ठीक है. आप सरकार के भजनलाल शर्मा के नीतिगत फैसलों पर बहुत ज्यादा कुछ बोलते नहीं हैं. आपको सही लगते हैं या फिर आंतरिक गुटबाजी की कई बार खबरें आती हैं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, ये सारी बातें आती हैं, कई बार पार्टी के अंदर से ही आवाज आती है. आपकी राय क्या, वाकई ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार में सब कुछ ठीक है? मैं संयुक्त परिवार में रहा हूं और बहुत ईमानदारी से आप जवाब देते हैं, इसलिए मैंने पूछा. इसकी वजह से मैं कई बार बहुत मुश्किल में भी पड़ जाता हूं. मैं संयुक्त परिवार में रहा हूं और भगवान का कुछ ऐसा रहा कि मेरे संयुक्त परिवार में मेरे मेल मेंबर्स की डेथ बहुत पहले हो गई थी. माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 15 years old. हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 8 years old. So basically the maternal component, our mothers, our grandmothers were the main motivating force for it. तो टॉलरेंस की मुझे उन्होंने एक मेरे को दे रखा. मैं टॉलरेट बहुत करता हूं. किसे टॉलरेट कर रहे हैं? मैं हर स्थिति को टॉलरेट करता हूं, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति में कोई पॉजिटिव चीज बनाई है. वो अपने आप स्वयं विवेक से उस व्यवस्था और उस अंजाम तक पहुंचेगा. और जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे सरकार किसकी भी हो, संवेदनशीलता संवेदनाओं के साथ करती है. सिर्फ बात यह है कि वो प्रायोरिटी किसको देता है, प्राथमिकता किसको देता है. मैं पूरा ये मानता हूं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार, पंडित भजनलाल शर्मा की सरकार संवेदनशील सरकार है, स्वाभिमानी सरकार है, और पूरे के पूरे अपने वेग से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर उनको संपूर्णता का जो उनका उत्तरदायित्व है उसको निभाएगी. टॉलरेट किसे करना पड़ा है सर आपको? टॉलरेट कर रहे हैं क्या किसी मैं अपने आप को टॉलरेट कर रहा हूं सर. कई बार क्रोध आ जाता है तो टॉलरेट करना पड़ता है कि भाई इसको किस बात पर सर? क्रोध आ जाता है, कई बार आ जाता है. रोज सुबह ट्रांसफर की भीड़ लग जाती है ना, दैट्स क्रोध आ जाता है कि यार तबादलों की अर्जी. तबादलों का मुझे नहीं मालूम सर. मैं तो बेसिकली इस पूरी की पूरी आप सर चीज खुल कर से- नहीं कह रहे हैं. मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, मैं तबादलों से कोसों दूर रहना चाहता हूं, लेकिन तबादले मुझे छोड़ते नहीं. तो आप चाहते हैं कि इस पर कोई, मैं तो नीति चाहता हूं बने? इस पर आज ही कोई न कोई स्ट्रिक्ट उनके सर्विसेज में ही ये रूल कर दिया जाए. जो सरकारी सर्विसेज में है उसके खुद के सर्विस रूल में हो. केंद्र की सर्विसेज में है ना. ये आपने मांग ऐसा रखी? क्योंकि तबादला करने वाला राज्य कर्मचारी भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति है. हमारे दरवाजे पर आकर क्यों खड़ा हो, हमारे दरवाजे पर आकर इंतजार क्यों करे? उसका स्वयं का एक संवैधानिक अधिकार है, उसकी खुद की एक पुरुषार्थ है जिससे कि वो सेवा दे रहा है.
उसको ये मालूम होना चाहिए अगर मुझे ये चीज करनी है या मुझे ये सुविधा लेनी है तो इस नियम के आधार पर मिल जाएगी। राजनेताओं के हाथों में ये नियम क्यों दे रखा है? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो इसको करता है? आप चाहे खुल के लिख दीजिए, मैं नेताओं के हाथ में ट्रांसफर के टोटली विरोध में। सरकार आपकी है सर, कर दीजिए। मैं तो कैसे कर सकता हूं सर? सरकार विधानमंडलों से चलती है। तो आपने ये मांग रखी शर्मा सीएम साहब से? आज रख दी ना। अच्छा, इससे बड़ा और प्लेटफॉर्म मेरे को क्या मिलता? चलिए, तो ये सीएम साहब अगर वो जाता तो मेरे और उसके उनके बीच की बात होती है। आप कहते हैं हमें क्या मालूम? हाँ, अब मैं खुल के कह रहा हूं इस बात को। इस पर नियम लगना चाहिए जिससे कि इनका भी, इनके साथ ये जो इस प्रकार से जिस स्थिति में सर्विस करते हैं, मैं ये मानता हूं कि एक मानव स्वाभिमान के लिए राज्य सरकार या सरकारी कर्मचारी को एक नियम के आधार पर अपने स्थानांतरण का, अगर कोई स्थानांतरण का है, कोई विषय है, तो उस नियम के आधार पर आना चाहिए। इस प्रकार से मंत्रियों के और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट काट कर उनकी वो भीड़ उनकी लोकप्रियता का काम नहीं करती। वो भीड़ इस बात को जताती है कि कहाँ हम हमारी इंटरनल डेमोक्रेटिक पॉलिसी में, जिसको कहते हैं कि सामान्य पब्लिक के साथ में जो हमारा संवेदनशीलता होनी चाहिए, कहाँ कोई अभी भी कमी है। ब्यूरोक्रेसी भी हावी है। ब्यूरोक्रेसी को तो कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए। सब कंट्रोल करते हैं सर, कहाँ हावी दिखती है आपको? कई शिकायतें आपके पास आती होंगी कि साहब सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार ऐसा हुआ, मदन राठौर जी भी मान रहे हैं कि वो भाई हाँ, कई बार बोलना पड़ता है बार बार। देखिए, जो जानकारी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी के पास में, वो जानकारी मेरे पास में नहीं है। बट आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विद ब्यूरोक्रेसी, गॉड ब्लेसिंगली, आई डोंट नो, and fortunately I have never also been in a position to so by the grace of God and by the will of the people, I have managed to keep myself comfortable. भविष्य में उस पोजीशन में आप आना चाहेंगे? सर, अब मैं 70 साल के आसपास हूं। मैं सपना नहीं देखता, मैं शाश्वत सत्य को देखता हूं। मेरा अगर अतीत में कहीं पुण्य है तो मैं वर्तमान को संवार लूंगा, और अगर मेरे अतीत और वर्तमान दोनों में ही कहीं ना कहीं त्रुटि है तो मेरा अंत अवश्यंभावी उस परिस्थिति में होगा जो भगवान ना करे किसी का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बेबाकी से जवाब दिया और बहुत शुक्रिया आपने विचार साझा किए।